हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आप स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। राष्ट्रवाद के बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इस तरीके से जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म जो है, उसका इतिहास काफी लंबा है और राष्ट्रवाद अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज की वीडियो में हम राष्ट्रवाद के बारे में कुछ और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ और भी नॉलेज आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जिसे हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, तो यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति में देश प्रेम को बढ़ावा देती है। देश प्रेम की भावना, जैसे कि हम देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सैनिक का एग्जांपल ले लो। जो सैनिक जो है अपनी बिना कोई परवाह किए देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा, ये सभी जो भावना है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। राष्ट्रवाद सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक तौर पर जो राष्ट्रवाद है वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीति से संबंधित है, जो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को, नागरिकों को एकता के बंधन में बांधता है। व्यक्ति को ये सभी अधिकार देकर, सामाजिक अधिकार देकर, आर्थिक अधिकार देकर, ये सभी के आधार पर राष्ट्रवाद को नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ केवल फील कर सकते हैं। अब वो फीलिंग कैसे आएगी? जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है, अगर वो बजता है तो हम स्टैंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी देश के प्रति जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, वो हमें फील होती है, जिसका संबंध अपने देश, एक समान भाषा, विचार, मूल्यों व परंपराओं के लगाव से है। उस देश में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी एक समान भाषा होती है, ठीक है, एक समान वैल्यूज होती है, परंपराएं होती है। आपको पता ही है कि जो हर देश है उसका अपना एक झंडा होता है, एक गीत होता है, अपनी संस्कृति होती है और उसका अपना अतीत होता है जो उसे अन्य देशों से अलग करता है। आपने देखा होगा कि हर देश के अपना अलग कल्चर होता है जो उसे अन्य देशों से भी अलग करती है। राष्ट्रवाद में देखा जाए तो राष्ट्रवाद में जनता को एकजुट करने की शक्ति होती है। राष्ट्रवाद के द्वारा जनता को एकजुट किया जा सकता है। राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक घटना चक्र है, जहां पर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष आदि सामाजिक और राजनीतिक आदर्श होते हैं, जिससे किसी देश को सामाजिक और राजनीतिक पहचान मिलती है। यानी ये जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है और जस्टिस है, इन सभी के आधार पर किसी भी देश की सामाजिक और राजनीतिक पहचान होती है। इनके बिना कोई भी राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब किसी देश में इक्वालिटी नहीं होगी, लिबर्टी नहीं होगी, तो क्या वो देश राष्ट्रवाद कहला सकता है? क्या उस देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से इन सभी के बेस पर किसी भी देश को सामाजिक और राजनीतिक पहचान मिलती है। राष्ट्रवाद का मानना है कि सभी मनुष्यों की एक और केवल एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए, जो कि उनकी पहचान व उनकी जो निष्ठा है उसको प्रमुख तत्व हो। राष्ट्रवाद का उदय परिचित जमीन तथा जनता के उस लगाव से होता है जो कि देशभक्ति का आधार माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी राष्ट्र के लोग किसी भूभाग पर लंबे समय तक इकट्ठे रहते हैं तो वो एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। जब आप किसी जगह पर काफी लंबे टाइम से रहोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप जो अदर पीपल्स है उससे आप कनेक्ट होंगे, ठीक है, एकता के सूत्र में बन जाओगे और उस जमीन के प्रति आपका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि देशभक्ति का आधार माना जाता है।
यानी जब बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, जैसे कि हेयस, गैलेनर, गिबेलिना, इन सभी के राष्ट्रवाद के ऊपर अलग अलग विचार हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे हेयस। हेयस का क्या कहना है? हेयस का कहना है कि एक राष्ट्रीयता के सदस्यों में जिनके पास शायद एक राष्ट्रीय राज्य पहले से ही है, एक मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक राष्ट्रीय राज्य अन्य किसी भी प्रकार की निष्ठा से सर्वोच्च होता है। अपनी राष्ट्रीयता के प्रति घमंड करना उसकी स्वाभाविक परम श्रेष्ठ तथा उनके मिशन पर विश्वास रखना राष्ट्रवाद के अभिन्न अंग है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर बहुत लंबे समय से रहता है तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है, उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने राष्ट्र की रक्षा करे, उसके विकास में अपना योगदान दे और जिस जमीन पर वो रह रहा है उसकी रक्षा करे। तो इसी प्रकार से हेयस का कहना है कि अपने राष्ट्र के प्रति घमंड करना कि यह तो मेरा राष्ट्र है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसके लिए बलिदान दूंगा, मैं इसके लिए कुछ कर दिखाऊंगा, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूं। तो हेयस का कहना है कि अपने राष्ट्र के प्रति घमंड करना व्यक्ति का स्वभाव होता है और जो बिल्कुल ठीक भी है। ठीक है भाई, अपने देश के प्रति अगर हम प्रेम भावना ही नहीं रखेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखने की भावना ही नहीं रखेंगे, तो क्या हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अपने देश के प्रति घमंड करना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है गैलेनर। गैलेनर क्या करते हैं? गैलेनर कहते हैं कि राजनीतिक इकाई और राष्ट्रीय इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। यानी जब कोई राष्ट्रवादी भावना का उल्लंघन करता है या उसको कष्ट पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध क्रोध की भावना उठती है और यही राष्ट्रवाद की भावना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति राजनीति व राष्ट्र की एकता में अपना योगदान नहीं देता या उसको हानि पहुंचाता है तो उससे राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध की भावना जागृत होती है तथा देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए भावना जागृत होती है। इसी तरीके से गिबेलिना ने राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। फर्स्ट है छपाई का विकास तथा देशी भाषाओं की रचना, सेकंड है राष्ट्र तथा संस्कृति के बीच संबंध और थर्ड है समान चिन्ह और रीतियां। तो छपाई का जो विकास है, इस प्रकार गिबेलिना का कहना है कि राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने के लिए हमें इन 3 तत्वों पर बल देना चाहिए और इन्हीं के आधार पर जो राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हर देश की अपनी भाषा होती है, ठीक है, जिसके आधार पर वहाँ के जो लोग हैं अपने विचारों को प्रकट करते हैं और अपनी जो बात है उसे दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे उन समुदायों के जो लोग हैं उनमें एकता का जो सूत्र है वो बनता है। वो लोग जो है एकता के सूत्र में बनते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे छपाई का विकास तथा देशी भाषाओं की रचना। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में छपाई मशीन का आविष्कार होने के बाद वहां पर देशी भाषाओं का विकास हुआ, जिसने एक समुदाय से संबंध होने की भावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जब यूरोप में छपाई मशीन का आविष्कार हुआ और वहां पे देशी भाषाओं का आविष्कार हुआ, यानी जो भाषा वहां पे बोली जाती है उसका विकास होने से वहां के जो लोग हैं उसमें जागरूकता आई और जो लोग हैं, जो वहां के जो लोग हैं वो अपने विचार को व्यक्त करने में सक्षम हुए, जिसके द्वारा वो एकता के सूत्र में बंधे। इस तरीके से अगर हम राष्ट्र तथा संस्कृति के बीच देखें तो राष्ट्र और संस्कृति के बीच भी संबंध है। जैसे कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय पहचान के संबंध में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या आता है? सबसे प्रमुख प्रश्न यह आता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी राष्ट्रीय पहचान क्या है। देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके समाज तथा उसकी संस्कृति से मिलती है।
यानी वो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति से वो रिलेटेड है, उसके आधार पर यह जाना जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ का है और क्या है, जो कि उसे परिभाषित करती है तथा उसे संगठित करती है। तो इसी तरीके से जो गिव बिरनाउ हैं, उन्होंने राष्ट्रीय पहचान के लिए संस्कृति को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि संस्कृति के द्वारा ही राष्ट्रीय पहचान को जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और वह व्यक्ति क्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लंबे समय से एक ही जगह पर रहता है तो वह उससे अटूट रूप से जुड़ जाता है। वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा है, वेशभूषा है, उसमें वह स्वयं को इस प्रकार ढाल लेता है जिससे वो राष्ट्र उसकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान बन जाता है। यह गिव बिरनाउ का कहना है। और लास्ट है समान चिन्ह और रीतियां। आपने देखा होगा कि हर देश का अपना झंडा होता है, अपना गान होता है, तो इस तरीके से हर देश की अपनी एक पहचान होती है, अपनी रीतियां होती हैं जो उसे अन्य राष्ट्रों से अलग करती है और जो उस राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो इस तरीके से गिव बिरनाउ ने राष्ट्रीय पहचान के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। फर्स्ट है मौलिकवादी सिद्धांत, जिसे हम परंपरागतवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, और सेकंड है आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो ये 2 प्रकार के सिद्धांत राष्ट्रवाद से रिलेटेड हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिकवादी सिद्धांत। मौलिकवादी सिद्धांत का मानना है कि समूह की पहचान स्पष्ट होती है, जैसे कि सभी समाज में रक्त, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर कुछ मौलिक तथा अतार्किक लगाव होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, जिस जमीन पर लंबे टाइम से रह रहा है, इस प्रकार हर समूह की, हर समुदाय की अलग पहचान होती है, ठीक है, एक स्पष्ट पहचान होती है, जिनसे उसका जो लगाव है वो मौलिक होता है। मौलिकवाद राष्ट्र को एक सांस्कृतिक समुदाय, आसमण्य, जड़दार, सजीव और एक लोकप्रिय समुदाय के रूप में देखते हैं, जो कि जनता की आवश्यकताओं तथा आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार मौलिकवादी सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति से, अपने अतीत से प्राचीन समय से ही जुड़ा हुआ है और अतीत से उसका जो लगाव है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्ति जो है अपना जो अतीत है उससे इस प्रकार से जुड़ा होता है जिससे उसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये मौलिकवादी सिद्धांत का कहना है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण सिद्धांत। राष्ट्रवाद के आधुनिकीकरण सिद्धांत का मानना है राष्ट्रवाद एक आधुनिक घटना चक्र है, जिसमें लगातार सुधार की भावना और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी यह जो सिद्धांत है वो परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में बदलीकरण, चेंजेस की प्रक्रिया है। इस प्रकार जो मौलिकवादी सिद्धांत में बताया गया है कि व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति, अपने अतीत से जुड़ा होता है, कि उसे अलग कर पाना कठिन है, तो उसी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को, तो इस प्रकार आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत राष्ट्रवाद को पुनर्जागरण, धर्म सुधार, व्यापारीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण जैसे आंदोलनों के साथ औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद से जोड़ते हैं। यानी राष्ट्रवाद को जो आधुनिकीकरण है वो इन सभी चीजों से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद में शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सभी को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद के उदय में अनेक जटिल तत्वों की भूमिका रही है। यानी राष्ट्रवाद जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतियों से गुजरा है। राष्ट्रवाद के सामने ऐसी बहुत सी चुनौतियां आई है जिसका सामना राष्ट्रवाद ने समय समय पर किया है, और राष्ट्रवाद
उस कठिन चुनौती से सफलतापूर्वक बाहर भी निकला है। आधुनिकवादी राष्ट्र को धर्म, लिंग, वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न समूहों के रूप में देखते हैं और उसे अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इस प्रकार आधुनिकवादी सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग होती है। तो उसी के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में बांटने की बात करते हैं कौन? आधुनिकवादी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देख लिया कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार किस तरीके से प्रस्तुत किए और आपने इस वीडियो में देखा कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें हमने डिस्कस किया मौलिकवाद सिद्धांत और आधुनिकवाद सिद्धांत। स्टूडेंट्स, राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है उसे एक वीडियो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं राष्ट्रवाद से रिलेटेड, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के बारे में भी लेके आऊंगी और मैं उस वीडियो में इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।